हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका आज जो एक टॉपिक रह गया था भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसका जो पार्ट 1 है वो तो हमने इसके पहले चौथे वीडियो में कंप्लीट किया था और ये 5वें वीडियो में इसका पार्ट 2 है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, विद्यालय फर्नीचर के बारे में हमें जानना था। तो देखिए, कक्षा कक्ष का जो फर्नीचर है वो कैसा होना चाहिए। तो एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है। क्या क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को बैठने के लिए सीटें, कुर्सी एवं डेस्क, यानी कि एक कुर्सी होनी चाहिए और एक डेस्क होनी चाहिए, जिसपे क्या होना चाहिए, एक कुर्सी पर एक ही बच्चा बैठे, जिससे वह अपनी जो क्रियाएं हैं वो सही रूप से कर सके। श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, देखिए प्रत्येक कक्षा में एक श्यामपट होना चाहिए जिससे क्या हो कि अध्यापक और छात्रों के बीच जो है संप्रेषण कम्युनिकेशन क्रिया संपन्न हो सके। शिक्षक की मेज एवं कुर्सी, जो शिक्षक है उसके लिए भी एक मेज होनी चाहिए और एक कुर्सी का प्रावधान होना चाहिए। इसके बाद अलमारियां होनी चाहिए, एक कम से कम एक बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, स्टैंड होनी चाहिए और कूड़ेदान डस्टबिन अवश्य होना चाहिए। चलिए आगे, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह उचित इस आसन में बैठकर शिक्षक के शिक्षण से लाभान्वित हो सके। बैठने का आसन उचित होने पर विद्यार्थी थकान और देर से महसूस करता है और उचित अधिगम होता है। अतः शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के आसन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि शिक्षण के दौरान क्या आप जो बैठने की स्थिति है, आसन है, उसको अनदेखा ना करें। मान लीजिए अगर कोई बालक टिक कर बैठा है दीवार से तो उसको नींद आ सकती है। इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण क्या होने चाहिए? शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित शिक्षक सामग्रियों का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है, जिसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? जो आपका शिक्षण कार्य है उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए होते हैं। तो उनका उसे जो अच्छे तरह से उपयोग करता है वो एक प्रभावशाली शिक्षण कर पाता है। बालक के अधिगम को उपरोक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार है। कैसे? देखिए, श्यामपट आपका क्या है, एक शिक्षण सामग्री है। चार्ट, मान लीजिए कोई आपको जल्दी चीज बतानी है, आपके पास समय कम है, तो आप उसे घर से चार्ट पर बनाकर ले जाएंगे और उसे बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद है आपका मॉडल। कोई भी आप चलित मॉडल, हस्तचलित या कैसे भी मॉडल बना सकते हैं। मान लीजिए आपके लिए पवन चक्की दिखाना है बच्चों के लिए, तो आप पवन चक्की का मॉडल बनाकर ले जा सकते हैं। मानचित्र, जैसे कि आपको अपने जिले के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, प्रमुख झरने, नदियां कुछ भी हैं, तो आप उन्हें मानचित्र यानी कि भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र कुछ भी बता सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है। रेखा चित्र एवं आकृतियां भी सिखाएंगे कि ये त्रिभुज होता है, ये आपका चतुर्भुज, अष्टभुज, शंकु, गोलन यानी कि बेलन, वृत्त, जो भी है वो आप आकृतियों के माध्यम से दिखा सकते हैं। ग्राफ पेपर भी बता सकते हैं और विज्ञान की शिक्षण सामग्री भी आप ले जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका जो विद्यालय की स्वच्छता है वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, स्वच्छता एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, जिनमें क्या हो, उन पर धूल तथा जाले आदि ना रहें। जो विद्यालय की दीवारें उन्हें समय समय पर क्या साफ करना चाहिए, जिससे जो मकड़ी के जाले होते हैं वो ना लगें और उन पर धूल भी ना जमे। सफाई के साथ सभी जो खिड़कियां हैं तथा दरवाजे खोल देने चाहिए। सफाई के साथ क्या होनी चाहिए, खिड़की और दरवाजे खोल देना चाहिए। क्यों? जिससे कि धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर ना जमे, क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। यानी कि जो धूल है, अगर वो आप गेट बंद करके सफाई करेंगे तो बेसिकली बात है कि वो आपके शरीर के अंदर जाएगी। तो ये क्या करना चाहिए, हमें खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों आदि का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे यह पानी विद्यालय में एकत्रित ना हो। यानी कि जो विद्यालय का पानी है अगल बगल का, उसके निकलने के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए, एकत्रित ना हो।
एकत्रित पानी से अधिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे बच्चे बीमार होते हैं। देखिए, दूषित पानी अगर बच्चे पी लेते हैं गलती से भी तो उन्हें टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे वह रोगों से दूर रह सके। यानी कि छात्रों के लिए भी आपको जो समय समय पर क्या करना चाहिए, उनका परीक्षण करते रहना चाहिए कि कोई बीमार तो नहीं है। और बाहर से भी आप टीम मंगवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाती हैं आपके जिला स्तर से। विद्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जा रही है अथवा नहीं, इसका भी निरीक्षण करना चाहिए। जो विद्यालय के सफाई कर्मचारी हैं वो निरंतर सफाई रख रहे हैं या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाए जाएं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता तो होती है, साथ ही वह हमें शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। तो विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वृक्ष लगवाएं, बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आज के समय में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि जो मतलब एक वातावरण है वो भी प्राकृतिक रहेगा और उन्हें वायु भी स्वच्छ मिलेगी। विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यालय से जुड़े, चाहे वो आपका कोई किसी भी कमेटी का सदस्य हो, प्रधानाध्यापक हो, अध्यापक हो, बच्चे हो, अभिभावक हो, जो भी विद्यालय परिवेश से जुड़ा है, सभी को स्वच्छता के प्रति हमें जागरूक करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के समय सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोल देना चाहिए, जिससे कक्ष में शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। जब भी आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो आपके लिए क्या, कक्षा में जो भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उन्हें खोल देना चाहिए, जिससे क्या होगी, वहां पर स्वच्छ वायु प्रवेश कर सके। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए तथा बालकों को स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिए जाने चाहिए। यानी कि स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और उन्हें क्या कुछ भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आप हम पेड़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, घर में स्वच्छता, विद्यालय में स्वच्छता, गाँव में स्वच्छता, इस प्रकार की कोई भी प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शौचालय। तो विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालयों का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा है, सह शिक्षा क्या होता है, जहां बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन करें, तो बालक और बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग से होने चाहिए। यानी कि बालकों को अलग, बालिकाओं को अलग और शिक्षकों के लिए अलग। इन शौचालय में सफाई के लिए सफाई कर्मी अवश्य नियुक्त किए जाने चाहिए। शौचालय की धुलाई करते समय फिनाइल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। छात्रों को इस बात का भी प्रशिक्षण दें कि वे शौचालय का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। इन शौचालयों का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए। अगला है आपका पेयजल व्यवस्था। तो भूख प्यास व्यक्ति की जो है वो प्रमुख आवश्यकताओं में आती हैं। तो विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं। आज के समय में उन्हें मिड डे मील भी दिया जाता है तथा पानी की व्यवस्था विद्यालय में ही की जाती है। यह बात दूसरी है कि आजकल जो विद्यालय में अपने साथ खाना एवं पानी दोनों साथ लेकर चलते हैं। आज के समय में देखते होंगे आप, जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो तो एक प्रकार से बच्चों के लिए खाना भी घर से लाना पड़ता है और पानी भी। फिर भी विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना उचित होगा। देखिए, पेयजल की किस लिए कहा गया है, मान लीजिए बालक कहीं विद्यालय में खेल रहा है तो अगर उसे प्यास लगी है तो वो अपने बैग के पास थोड़ी ना बाटल लेने जाएगा, वो तो जहाँ पानी उसके लिए उपलब्ध जल्दी होगा वो वहीं पिएगा। तो इसलिए शुद्ध पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना चाहिए तो ही उचित होगा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को सदैव ढककर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न आ सके। अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे उनके रोगों जैसे हैजा, पेचिश, माताझुरा क्या जो आपकी माता निकल आती हैं, छोटी माता, बड़ी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के नाम से इत्यादि जानते हैं, आंतरिक शूल आदि हो सकते हैं। तो ये देखना होगा। इसलिए पीने के पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होती है। इसके लिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये हमने जो भौतिक संसाधनों का प्रबंधन है टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आगे इसके जल्दी हम वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।